गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग एएस पढ़ रहे थे। अब हम एएस सारे इंडिविजुअल एएस को स्टडी करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम जो एएस पढ़ रहे हैं उस एएस का नंबर है AS1 और इसका जो नाम है उसको बोलते हैं डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। फ्रेंड्स, मैं इसको यहीं से समझा सकता हूँ, बट एएस को अगर बहुत अच्छी तरह समझना है, बहुत अच्छी तरह सीखना है, तो आपने बेयर एएस जो मतलब प्लेन जो एएस बनाया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, उसे भी आपको देखना होगा। चलिए मैं उसको आपको दिखाता हूँ। ये आपका एएस है जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट रिकमेंड करता है। पूरे जो इसमें सारे लॉज होते हैं, इसको पढ़ें और इसको पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि इनिशियल लेवल के एक सिलेबस में आप इनको मेन पॉइंट पढ़ के पास कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप प्रोफेशनल और आगे जाएंगे कोर्सेज में, आपको एक एक वर्ड आना चाहिए एएस का। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन से एएस का टाइप समझ लेते हैं, बट अगर आप उसके बेस को समझेंगे कि कहाँ से वो रूल्स बन रहा है, तो आपको ज़्यादा अच्छी क्लैरिफाई होगी। चलिए पढ़ते हैं। AS1 है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी का। दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंक्लूड पैराग्राफ सेट इन बोल्ड इटैलिक टाइप एंड प्लेन टाइप विच हैव इक्वल अथॉरिटी। आगे देखिए, पैराग्राफ इन बोल्ड इटैलिक टाइप इंडिकेट द मेन प्रिंसिपल्स। तो अगर फ्रेंड्स, अगर आपके पास समय कम हो, तो अगर आप बोल्ड वाले जो पैराग्राफ्स हैं अगर उनको पढ़ लें, तो आपका पूरा एएस का आपको मेन प्रिंसिपल समझ में आ जाएंगे। चलिए, पहला पैरा क्या है? द स्टैंडर्ड्स डील विद द डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनको ज़रा लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एक वर्ड का एक्चुअली ये जो बनते हैं ये लॉ है, और हम लोग इनको बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते जाते हैं। पढ़िए, पैरा 1 क्या कहता है? पैरा 1 कह रहा है दिस स्टैंडर्ड डील्स पे जरा ध्यान दीजिए। डील्स किससे डील कर रहा है? विथ द डिस्क्लोजर। मतलब ये डिस्क्लोजर पे फोकस है, और डिस्क्लोजर किस चीज का? ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। कौन सी? जो अकाउंटिंग पॉलिसीज किस चीज के लिए? फॉलोड, आपने फॉलो करी है, इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल्स स्टेटमेंट्स। अब आपको पता चला है, ये एएस सिर्फ डिस्क्लोजर से डील करता है। और किस चीज़ का डिस्क्लोजर? अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का, और वो उनका जो आपने प्रिपेयर और प्रेजेंटेशन में यूज़ करी है। क्लियर है ना? ये पैरा 1 है। इसी तरीके से आपके सारे पैराज दिए हुए हैं। पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पैरा 10 पर। यहां पर दिया है पैरा 9 पर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। ठीक है, तो अब हम पैरा 9 एंड 10 की बात करेंगे। पैरा 9 एंड 10 क्या कहता है? फंडामेंटल अकाउंटिंग
एजम्पशंस। आप लोगों ने 11th में जब आप अकाउंट्स में पहली बार आपने अकाउंट्स पढ़ी थी तो पहले चैप्टर में ही ये चीज़ पढ़ाई गई थी, लेकिन उस टाइम पर आप ये नहीं जानते थे कि ये AS1 से आ रही है, ठीक है ना। आज आप जानते हैं कि ये AS1 में डिफाइन करी गई है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। फंडामेंटल का कि जो आपकी अकाउंटिंग की बेस है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। सर्टेन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन अंडरलाई द प्रिपेयरिंग and presentation of financial statement. They are usually not specifically stated because their acceptance and use are assumed. Disclosure is necessary if they are not followed. Word देखिए, disclosure is necessary if they are not followed. मतलब अगर आपने अकाउंटिंग एजम्पशंस फॉलो की हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं फॉलो किए हैं तो डिस्क्लोजर करना है कि भाई आपने फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस फॉलो नहीं करी है। क्लियर। अब कौन कौन सी होती है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, आप जानते हैं। नंबर 1, गोइंग कंसर्न। नंबर 2, कंसिस्टेंसी। एंड नंबर 3, एक्यूरेट। ये 3 आपकी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। गोइंग कंसर्न का मतलब है कि आप अपने अकाउंट्स इस तरीके से बना रहे हैं कि ये ऑन ईयर ऑन ईयर ऑन ईयर ऑन ईयर ये आपका बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बेयर एक्ट से ही पढ़ाता हूँ जो लिखा हुआ है। द इंटरप्राइजेज इज नॉर्मली व्यूड एज अ गोइंग कंसर्न दैट इज एज कंटिन्यूइंग इन ऑपरेशन फॉर द फोरसीबल फॉर फ्यूचर। It is assumed that the enterprise has neither the intention nor the necessity of liquidation of containing materiality at the scale of operation. मतलब वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपने बिजनेस को बंद नहीं करेगा, वो लगातार चलाता रहेगा। नंबर 2, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी हम इस ईयर में फॉलो कर रहे हैं वो पिछले साल भी हमने सेम अकाउंटिंग ईयर पॉलिसी फॉलो की थी और नेक्स्ट ईयर में भी सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करेंगे। मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट रहेंगी वन ऑन टू अनदर पीरियड। तीसरा है एक्यूरल। एक्यूरल का मतलब है रेवेन्यू एंड कॉस्ट जो है वो आपने एक्यूरल बेसिस पर अपनी बुक्स में रखा है, रिसीट बेसिस पर नहीं है। इसका मतलब है जैसे सैलरी है, मार्च की आपकी ड्यू हो गई है तो आपने उसे अपना खर्चा बुक कर लिया है, ना कि जब आप अप्रैल में पे करोगे तब बुक करोगे, ठीक है। सो रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर एक्रूड दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज दे आर अर्नड और इनकर्ड, नॉट एज द मनी रिसीव्ड और पेड, ठीक है। एंड रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पीरियड टू विच दे आर रिलेट। मतलब जिस फाइनेंशियल पीरियड में वो रिलेट कर रहे हैं उसी पीरियड में आपने रिकॉर्ड करा है। आगे जब हम एएस पढ़ेंगे उसमें ये लिखा होगा कि अगर ये पिछले पीरियड्स के रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर आपने बुक किए हैं तो उन्हें आप प्रायर पीरियड क्लासीफाई करेंगे। दे कंसिडरेशन अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ मैचिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू अंडर द एक्यूरल एजम्पशन आर नॉट डेल विद दिस स्टैंडर्ड। ओके, सो फ्रेंड ये आपका पैरा 10 है जो मेन पैरा का पार्ट बनता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है पैरा 16 एंड 17। चलिए पहले पैरा हम 14 की बात करते हैं। पैरा 14 किस चीज़ को डील कर रहा है? पैरा 14 डील कर रहा है एरिया इन विच डिफरेंट accounting policies are encountered। ये बहुत सिंपल है। पहला तो देख लीजिए डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन में आप मेथड्स होती हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, तो 2 पॉलिसी हो गई। अब अगर आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर आपने स्ट्रेट लाइन से कर दिया तो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी आपने बदल दी है, ठीक है ना। ऐसे ही स्टॉक की वैल्यूएशन है इन्वेंट्री, फीफो मेथड से कि लीफो मेथड है कि वेटेड एवरेज है। ये आपकी अलग अलग एरियाज़ हैं जिसमें से पहला है मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन,
ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जब कंस्ट्रक्शन हो रही तो आप इसे कैपिटल मान रहे हैं कि रेवेन्यू मान रहे हैं। कन्वर्जन ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी आइटम, फॉरेन करेंसी आइटम को आप क्लोजिंग बैलेंस शीट रेट पर कन्वर्ट कर रहे हैं कि कॉस्ट रेट, जिस डेट के ट्रांजैक्शन है उस रेट पर कन्वर्ट कर रहे हैं। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री किस वैल्यूएशन कर रहे हैं, फीफो लीफो वेटेड एवरेज। एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल को आप एसेट्स बना रहे हैं कि आप उसे एक्सपेंडिचर बना रहे हैं। ठीक है, फिर पैरा 17 है कंसीडरेशन इन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। कंसीडरेशन इन द सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। 16 एंड 17 दोनों पैरा इसी को कवर करते हैं। मेन पैरा 17 है आपका, चलिए इसको देखें। द प्राइमरी कंसीडरेशन इन द सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी बाय द इंटरप्राइजेज इज दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ सच अकाउंटिंग पॉलिसी शुड रिप्रेजेंट, यहाँ से ध्यान दीजिए, शुड रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर। मतलब ये आपके प्राइमरी कंसीडरेशन, जो मेन कंसीडरेशन वो है कि आप कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करें, लेकिन वो आपकी जो इंटरप्राइज है, जो भी कंपनी है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करना चाहिए। मतलब एज उनको बैलेंस पेपर, जो आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई गई हैं, वो एज पर बुक्स हैं और बुक्स की एक्चुअल पिक्चर बता रही हैं, वो कंपनी की एक्चुअल पिक्चर बता रही हैं। क्लियर है ना? नंबर 1, फॉर दिस पर्पज मेजर कंसीडरेशन गवर्निंग द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज आर दिस, 3 इन्होंने बताई हैं। नंबर 1 प्रूडेंस, नंबर 2 सब्सटेंस ओवर फॉर्म, एंड नंबर 3 मटेरियलिटी। ये 3 आपकी कंसीडरेशन है जिनको हम रखते हैं सामने। पहला है प्रूडेंस, इन व्यू ऑफ द अनसर्टेनिटी अटैच्ड टू द फ्यूचर इवेंट्स, प्रॉफिट आर नॉट एंटिसिपेटेड बट रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन रियलाइज्ड। इसका मतलब है, प्रूडेंस कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपको पता है कि आगे जाके लॉस होनी है, तो उस लॉस को आप अभी बुक कर लीजिए, लेकिन प्रॉफिट आप तभी बुक करिए जब आप श्योर हो कि हाँ मेरा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ लिखा है प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल नोन लायबिलिटीज एंड लॉसेज even though the amount cannot be determined with certainty and represent only a best estimate in the light of available information। So friends, जो हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाते हैं, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इसी कंसेप्ट से बनाते हैं, क्योंकि हमें जब लग जाता है कि हमारे ये पैसे रिकवर नहीं होंगे तो उसका हम प्रोविजन बना लेते हैं। तो प्रूडेंस कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपको कुछ भी एक्सपेक्टेड है कि लॉस होनी है तो उसका प्रोविजन अभी बना लीजिए। क्लियर है? Substance over form, the accounting treatment and presentation in the financial statement of transaction and events should be governed by their substance and not merely by the legal forms। उनके अंदर कंटेंट होना चाहिए। ठीक है ना? कंटेंट का मतलब ट्रांजैक्शन एक्चुअली एग्जिस्ट होना चाहिए, ना कि आप उसके पेपर की बेसिस पर चलेंगे। जैसे सपोज करिए, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, आपने एक यहाँ से आपने एक ऑटो लिया और आपने पर्टिकुलर एक अपने रेलवे स्टेशन गए, आपने 200 रुपये दिए। अब वो 200 रुपये का आपको ऑटो वाला कोई बिल तो नहीं देगा, बट आपका खर्चा है। तो आपने क्या है, उस जो पर्ची है जो आपने लगाई है वो लीगल फॉर्म में वाउचर नहीं है, कोई बिल नहीं है, लेकिन उसमें जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसको इसी तरीके से होती है। तो सब्सटेंस यानी कि कंटेंट है कि एक्चुअल में ऐसे ही 200 रुपये का ऑटो का खर्चा आता है। क्लियर है ना?
तो आप उसके लीगल फॉर्म में नहीं जाएं, बाकायदा आप उस ट्रांजेक्शन पर जाएं। तीसरा है मटेरियलिटी। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल मटेरियल आइटम द नॉलेज ऑफ विच माइट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ द फंड। कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन, मटेरियल का मतलब सिग्निफिकेंट है, या उसमें बेसिकली ऐसी इंफॉर्मेशन जो यूज़र को पता होनी चाहिए, वो सब चीज़ें इन्फॉर्म होनी चाहिए। पैरा 18 आ जाता है, डिस्क्लोजर से रिलेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, और पैरा 18, 19, 20, 21 ये वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पैरा 18 से 23 तक ये हमारा डिस्क्लोजर को कहता है कि डिस्क्लोजर कैसे होंगे। इनको ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में ये कोई आपसे पैरा नहीं पूछते हैं, बट अगर आपने पढ़े ही नहीं होंगे तो आपको पता क्या होगा कि पैरा क्या थे। चलिए, पैरा 18 क्या कहता है? टू इंश्योर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी adopted in the preparation and presentation of financial statement should be disclosed। सारी अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी डिस्क्लोज होनी चाहिए। पैरा 19 क्या कहता है? सच डिस्क्लोजर शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें एक नोट्स ऑफ अकाउंट्स लिखते हैं, उसमें डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज लिखा जाता है, और वहाँ सारी पॉलिसीज डिस्क्लोज की जाती हैं। पैरा 20, it would be helpful to the reader of the financial statement if they are all disclosed as such in one place instead of being scattered over several statement schedules and notes। accounting policy एक ही जगह आपको प्रेजेंट करनी चाहिए, ना कि छोटी छोटी पहले डेप्रीशिएशन कर दी, फिर कुछ और लिख दिया, फिर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कर दी, फिर कुछ और लिख दिया। इसने इस तरीके से नहीं। सो नाउ पैरा 18 क्या कहता है? सारी डिस्क्लोज करो। 19 कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनाओ। 20 कहता है एक ही जगह डिस्क्लोज करो। 21 कहता है एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एडोप्टेड विल बी रिक्वायर्ड आर कंटेन्ड इन पैरा 14। द लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल इज नॉट हाउएवर इंटेंडेड टू बी एग्जॉस्टिव। अकाउंटिंग पॉलिसी जिसमें डिटेल्ड में डिस्क्लोजर्स हैं, उनके एग्जाम्पल्स को भी देना चाहिए। ठीक है, चलिए। नाउ पैरा 20, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरा ऑफ दिस AS, आई एम टेलिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरा, पैरा 22। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरा। इसको जरा ध्यान से पढ़ें, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। पैरा 22 किस चीज़ के लिए है? पैरा 20 है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज के लिए। जरा पढ़ते हैं इसको। पैरा 22 पढ़ेंगे ध्यान से। एनी चेंज इन एन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज़ अ मटेरियल इफेक्ट। इस लाइन को अंडरलाइन करें, विच हैज़ अ मटेरियल इफेक्ट। लेट मी सी, अगर ये पैरा हमें कहीं मिलता है तो हम इसको यहीं से पढ़ाते हैं। यहाँ नहीं है, चलिए इसी से पढ़ते हैं फिर। एनी चेंज इन दी अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज़ अ मटेरियल इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज। तो पहला है विच हैज़ अ मटेरियल इफेक्ट should be disclosed. Okay. Now, the amount by which any item in the financial statement is affected by such change should also be disclosed to the extent ascertainable। अमाउंट जो है जिससे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट हो रहे हैं, इस चेंज से हो रहे हैं, वो भी डिस्क्लोज होना चाहिए। वेयर सच अमाउंट इज नॉट ascertainable wholly or in part, the fact should be indicated। ओके, आगे लिखें। इफ द चेंज इज मेड इन द अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज नो मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट
for the current period, but which is reasonably expected to have a material effect in later period. The fact of change should be appropriately disclosed in the period in which the change is adopted. So friends, अब अगर इसको ध्यान से पढ़ें, इन्होंने क्या दिया, पहले तो चेंज करंट पीरियड में मटेरियल इफेक्ट है और दूसरा करंट पीरियड में मटेरियल इफेक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए इसको मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, दिया होगा ये पैरा 22 है। एनी चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज़ अ मटेरियल इफेक्ट इन अ करंट पीरियड और विच इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू लेटर शुड बी डिस्क्लोज। तो पहला तो है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, मटेरियल इफेक्ट इन करंट पीरियड है, तो अगर अमाउंट स्टैंडर्ड है तो अमाउंट डिस्क्लोज करें, अगर अमाउंट असर्टेनेबल नहीं है तो फैक्ट को डिस्क्लोज करें। अब मटेरियल इफेक्ट करंट पीरियड में नहीं है बट नेक्स्ट आने वाले पीरियड में है तो इस फैक्ट को डिस्क्लोज करें। ठीक है, ये पैरा 22 है। थोड़ा और समझा देते हैं इसको। देखिए, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में हैज मटेरियल इफेक्ट। ठीक है, अमाउंट by which financial statement affected is ascertainable। तो ये अमाउंट शुड बी डिस्क्लोज्ड। आगे लिखें, अमाउंट इज नॉट असर्टेनेबल, तो इस बात का फैक्ट दैट अमाउंट कैन नॉट बी असर्टेन शुड बी डिस्क्लोज्ड। तो पहले तो है कि जो मटेरियल इफेक्ट है किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिनका मटेरियल इफेक्ट है, तो अब जिनका मटेरियल इफेक्ट नहीं है उनको नहीं डिस्क्लोज करना है। लेकिन अब यहाँ इन्होंने एक पार्ट और बना दिया, नो मटेरियल इफेक्ट इन current period but has material effect in later period। ठीक है, जिनका बाद वाले पीरियड में इफेक्ट है, तो फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द पीरियड इन विच द चेंज इज एडोप्टेड। मतलब उस पीरियड में, जिस पीरियड में मटेरियल इफेक्ट नहीं है उस पीरियड में इस फैक्ट को डिस्क्लोज किया जाएगा। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, ये आपका एएस है और इस एएस के बाद इसकी ब्यूटीफुल चीज़ ये होती है कि ये एएस को बाद में मेन प्रिंसिपल्स के साथ में हम लोग दोबारा पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं इसको ज़रा ध्यान से। चलिए, ये मेन प्रिंसिपल समराइज एक जगह कर दिए जाते हैं जो ऊपर के हैं। नंबर 1,
ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन एंड presentation of financial statement should be disclosed. ये पैरा 1 है. The disclosure of the accounting policy as such should form part of the financial statement and significant accounting policy should normally be disclosed in the one place. ये पैरा आपका 18, 19, 20 है. 30. Any change in the accounting policy which has a material effect in the current period, ये आपका पैरा 22 है. And if the fundamental accounting assumptions are followed, specific disclosure is not required. If fundamental accounting not followed, the fact should be disclosed. ये आपका पैरा 10 था. ठीक है ना. ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रिंसिपल्स थे. अब इसके बाद हम लोग इसकी प्रॉब्लम्स करेंगे. थैंक यू वेरी मच.